हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहा था। उसमें अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। पिछले वाले क्लास में मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिया था कि कुछ चार्जेस दिए थे और किसी हर चार्ज पे आपको नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में जो एक बेसिक होता है नेट फोर्स पाना था। तो आप लोग ट्राई कर लिए होंगे। थोड़ा क्रिएटिविटी के नाम पे, सोचने के नाम पे, आइडिया प्लानिंग के नाम पे मैं दिया था। हो सकता है कि आप लोग बहुत लोग नहीं कर पाए होंगे, पर कुछ ना कुछ तो सोचे होंगे कि कैसे करना है। एनीवे, इससे पहले कि हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें या उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें, आज एक दो क्वेश्चन और बेसिक वाले कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के नाम पे उसको फिर से करेंगे। पहले उसको पढ़ लेंगे। तो फिलहाल एक क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं, क्वेश्चन कि फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ईच चार्ज। पहले वाले केस में पहला एक केस देते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज है, प्लस चार्ज है ना, और ये है 4.26 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, और ये यहाँ पे है 2.34 माइक्रोकूलम। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इन दोनों के बीच की दूरी है 4.12 सेंटीमीटर। यहाँ पे प्लस चार्ज है, प्लस 6.8 मिलीकूलम, और यहाँ पे है माइनस 8.6 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच में दूरी है 2.59 मिलीमीटर। इन क्वेश्चन को, ये सिंपल से क्वेश्चंस को देने का मेरा मकसद था कि आपको मैं कैलकुलेशन करना बताऊं। मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, उसके अनुसार मैं देखा हूं कि इस तरह के सिंपल क्वेश्चन में भी जिनमें केवल फार्मूला लगता है और बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि उनका कैलकुलेशन वीक होता है, कुछ ना कुछ छूट जाता है, कभी यूनिट कन्वर्जन छूट जाता है, कभी डायरेक्शन छूट जाता है, तो कभी फार्मूला सही से याद नहीं रहता। तो जस्ट एक फार्मूला सिंपल सा लगाने के लिए मैं दिया हूँ, कैलकुलेशन के लिए दिया हूँ और यूनिट के लिए दिया हूँ। तो हर एक एग्ज़ाम में इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें कैलकुलेशन चेक किया जाता है। कभी कभी आप सोचिएगा कि क्वेश्चंस में जो एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी बोर्ड का हो, चाहे जेईई मेन एडवांस्ड का हो, चाहे नीट का हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो, अगर उसमें अजीब से डेटा क्यों होते हैं, तो रियली में वो इसलिए अजीब से डेटा होते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे डेटा रियली में अजीब से होते हैं। जैसे मेरा मास जितना है उतना है, अब उसमें क्या इंटीजर टाइप का कर लूँगा मैं। यदि 65.6 kg है तो है। तो एक तो प्रैक्टिकल में जो रियल लाइफ में चीज़ें इस तरह का वेरिएशन होता है कि जिस मोमेंट पे हम कोई चीज़ मेजर करके कुछ स्टडी करना चाहें तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि इंटीजर में हो, फ्रैक्शन में हो, तो इसलिए भी दिया जाता है। दूसरा, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होती है, और तीसरा ये होता है कि आप यूनिट का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं। तो यदि मैं कहूँ कि इसके लिए हमें क्या करना है ना, इसके लिए हम क्या करें यहाँ पे फोर्स, तो पहला तो पॉइंट ये है कि पहले सोचते हैं दो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये है ना, ये ऐसे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल का सेंस मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि जैसे मैग्नेट में, यदि मैग्नेट में मैं कहूँ तो ऐसे कहूँगा कि देखिए ये एक मैग्नेट है, इसका साउथ पोल है और नॉर्थ पोल है, तो देखिए कैसे खींच लेता है। यदि अपोजिट होते हैं तो अपोजिट पोल होते हैं तो कैसे खींच लेता है, ये खींच लिया है ना।
मतलब ऐसे ऐसे करने पे खींच लिया ऐसे। लेकिन यही जब साउथ पोल होंगे तो देखिए ऐसे दबा रहा हूँ तो ये तेज़ दबा दूँ तो नीचे चला जा रहा है, फोर्स लग जा रहा है इस पर, नीचे बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ऐसे रिपेल कर रहा है। मतलब यदि मैं इनको मिलाना चाहूँ साउथ पोल को तो ऐसे करूँगा तो ये रिपेल कर रहा है, देखिए ये इधर करूँगा तो ये रिपेल कर जा रहा है, फोर्स लग जा रहा है, ये चिपक नहीं रहा है। यदि साउथ नॉर्थ पोल कर देंगे, अपोजिट पोल कर देंगे तो देखिए ये बल्कि रिपेल नहीं कर रहा है, खींच ले रहा है, देखिए छोड़ दे रहा हूँ, देखिए। तो ये मैग्नेट के थ्रू दिखाया, हालांकि चार्ज में इसी तरह की बात होती है और बहुत सारी जगह इस तरह की बात होती है, तो मैं आपको इसलिए दिखाया था कि आप चीज़ों को प्रैक्टिकली फील कर सकें। तो इसका मतलब ये रिपल्सन का मतलब आप समझिए, ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है और ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है। यदि मतलब छोड़ देंगे तो ये दूर भाग जाएंगे, ये रिपल्सन है। यदि माइनस माइनस होता तो भी रिपल्सन है, प्लस प्लस होता तो भी रिपल्सन है, ये प्लस माइनस है इसलिए अट्रैक्शन है। इनको छोड़ देंगे तो ये खिंचा जाएंगे और चिपक जाएंगे दोनों चार्ज, ठीक है। अब रही बात कैलकुलेशन की, तो पहले फोर्स का फार्मूला लिख लेता हूँ, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये फार्मूला है, ठीक है। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9, याद रखना है ये। Q1 की वैल्यू होती है, Q1 की यहाँ पे देखिए Q1 है 4.26 और भूलना नहीं है माइक्रो कूलम है, तो माइक्रो की जगह हमें 10 टू पावर -6 लिखना होगा। 4.26 इंटू 10 टू पावर -6 Q1 है, इंटू Q2, ये रहा Q1 और ये रहा Q2। तो यदि मैं कहूँ कि ये वाला वैल्यू कितना लिखना है तो 2.34 इंटू 10 टू पावर -6, मतलब ये माइक्रो छूट ना जाए, है ना। माइक्रो कूलम है तो माइक्रो, नैनो कूलम है तो 10 टू पावर -9, 10 टू पावर, मिली कूलम है तो 10 टू पावर -3, है ना। सेंटी है 10 टू पावर -2, पता नहीं है, मतलब आपको इस बात का ख्याल रखना होगा। किलो है तो 10 टू पावर 3 होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इसका ख्याल रखें कि ये वैल्यूज़ कैसी हैं। और नीचे देखिए सेंटीमीटर है, तो MK सिस्टम में आपको तो मीटर में रखना होगा। सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, कुछ भी है, मिलीमीटर है तो आपको मीटर में रखना होगा। ये सब माइक्रो दिस दैट है तो आपको कूलम में ही रखना होगा, तभी फोर्स न्यूटन में आएगा, है ना। इसी तरह मासेज होते हैं, मिलीग्राम होते हैं, ग्राम होते हैं, किलोग्राम होते हैं ना, ऐसे इस टाइप का, तो हमेशा आपको किलो केजी में रखना होता है। एनीवे, तो यहाँ पे 4.212, अब बच्चे के आर की जगह केवल यही रख देते हैं। सो पहला ये मैसेज है कि भाई इनको यूनिट का ख्याल रखा जाए, और दूसरा है कि यहाँ पे भी यूनिट का ख्याल रखा जाए, माइक्रो के नंबर वाला ख्याल रखा जाए, यूनिट का ख्याल रखा जाए। तो बहुत सारे बच्चे केवल सिंपली यही लिख देते हैं, जबकि यहाँ पे हमें 10 टू पावर सेंटीमीटर है तो 10 टू पावर -2 मीटर, ऐसे। अब रही बात इसके कैलकुलेशन की, तो इसी को कैलकुलेट करने पे फोर्स आने वाला है ना, इसको कैलकुलेट करने पे फोर्स आने वाला, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है जल्दी में। यदि आप, अच्छा हाँ, कैलकुलेशन के नाम पे यदि ऑप्शंस देखे जाए, यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चाहे अप्रोक्सीमेशन लिया जाए, तो मेरे अनुसार तो फटाफट पहले हमें इसको ऐसे करना चाहिए, 10 का पावर लिख लेना चाहिए ऐसे ना। हमेशा जो मैं बता रहा हूँ उसको ख्याल करिए। ये देखिए ये 9 है, ये -6 है, ये -6 है, -12 और ये स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर है, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये वाला 10 टू पावर 4 हो जाएगा। यहाँ पे 10 टू पावर -4 होगा तो ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर 4 हो जाएगा, तो ये 9 और ये 10 पावर 4 हो जाएगा तो 13, उसमें से 12 घट गया तो 1 हो गया। ये फिर से मैं याद दिला देता हूँ आपको कि ये 9 है
और ये -4 जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9, 9 और 4 13, 13 में से -12 गया तो 1 आया। मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छे बच्चों को मैं देखा हूँ जिनका कैलकुलेशन वीक होता है। थोड़ा जल्दी करने के लिए पहले पावर को ध्यान रख लेना चाहिए, फिर उसके बाद बगल में लिख लेना चाहिए कि ये 9 है, इसको भी मैं छोड़ देता हूँ और यहाँ पे भी मैं 16 लिख लेता हूँ, है इसको छोड़ के, क्योंकि स्क्वायर है तो ये इसको 4 लिख लेता हूँ और इसमें इसको 16 लिख लेता हूँ, 16 स्क्वायर, और इसको मैं 2 लिख लेता हूँ। अप्रॉक्सीमेशन है ये, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि ये 8, 2 और लगभग हमारा आंसर आ गया, 2 का डिवाइड करेंगे तो 4.5 इंटू 10 1 नियरली इक्वल टू 45 न्यूटन। मैं आपको बस यही बताने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से ऊपर नीचे, यहाँ भी थोड़ा छोड़ लिया, यहाँ भी थोड़ा छोड़ लिया, लेकिन स्क्वायर था तो 16 लिख लिया, यहाँ भी थोड़ा छोड़ दिया इंटीजर टाइप का, ये 4.9 तो था ही। तो इस तरह की चीज़ें जल्दी जल्दी की जा सकती हैं। इसका मतलब लगभग बहुत होगा तो 45 न्यूटन होगा, 45.2 न्यूटन होगा, 44.8 न्यूटन होगा, इसी तरह के करीब में आएगा। तो अप्रॉक्सीमेशन आपको आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसको इतना कॉम्प्लेक्स इसको कैलकुलेट करते हैं कि पहले तो यहाँ पे गलत हो जाता है, बहुत सारे बच्चों का यहाँ गलत हो जाता है, पावर में 80-90% बच्चों का तो पावर में गलत होता है, और ये तो फिर जल्दी से होता भी नहीं है, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है उनके लिए। तो एक तो ये है, कंपटीशन के लिए खास कर है, ये बोर्ड के लिए थोड़ा कम है। तो उसी तरह की बात यदि मैं कहूँ कि आप लोगों को यही फॉलो करके, यदि आप वीडियो को पॉज करिए और इसको कैलकुलेट करके देखिए, वीडियो को पॉज करके क्या आप इस तरह के अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे ले पाते हैं, क्या जल्दी से कैलकुलेट कर पाते हैं? केमिस्ट्री में तो और भी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले ऑप्शंस को देखना चाहिए। यदि ऑप्शन बहुत ही करीब करीब है, यदि ऑप्शन में 10 के पावर में ही चेंज है, तब तो अप्रॉक्सीमेशन लेके फटाक से कर दीजिए, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला है, वो सही हो जाएगा। मतलब 10 सेकंड के अंदर कैलकुलेशन हो सकता है सरप्राइजिंगली। और यदि पावर 10 का पावर सही है, सेम है, तो फिर बगल में अप्रॉक्सीमेशन लेके भी यदि बहुत ज़्यादा करीब करीब नहीं है तो भी किया जा सकता है। जैसे यदि मैं फिर से करूं, इसके लिए यदि कोई बोलता है कि इसको कैलकुलेट किया जाए ना, तो मैं कहूँगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर 9। ये मैं कौन सा वैल्यू लिखा हूँ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, ये छूट न जाए, है ना। इंटू Q1 Q2, Q1 मतलब ये, अच्छा हाँ, ये प्लस माइनस से घबराना नहीं है, बस अंतर इतना है कि प्लस प्लस वाला रिपल्सन था और माइनस माइनस वाला रिपल्सन था, लेकिन प्लस माइनस वाला अट्रैक्शन होता है। जैसा कि मैं मैग्नेट से भी आपको दिखा चुका हूँ कि एक दूसरे को खींच लेते हैं ना, ऐसे रहेंगे, छोड़ देंगे तो ऐसे खींचा जाएंगे, तो ये ऐसे फोर्स लगेगा। तो Q1 6.8 इंटू 10 टू पावर मिली कूलम है, मिली कूलम। Q2 ये Q2 है, तो माइनस यूज नहीं करना है, माइनस के लिए ही तो हम लोग ये डायरेक्शन दिखाए हैं। एक और यदि मैं साइंस के लिए मैं बात करूं तो आप हमसे पूछेंगे कि इन चीज़ों को कैसे हम लोग, फोर्स वेक्टर है, फील्ड वेक्टर है, टॉर्क वेक्टर है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारे वेक्टर ही हैं सब, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। तो मैं यही कहूँगा कि भरसक प्रयास करना चाहिए कि डायरेक्शन दिखाना चाहिए और मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए, और इन सब का साइन का कम ध्यान रखना चाहिए। हाँ, कई बार मजबूरियां हो जाती हैं, इतना कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट होता है, 3D अरेंजमेंट होता है, परसेप्शन वीक होने लगता है, इमेजिनेशन वीक होने लगता है, हम लोग कम समझ पाते हैं कि कैसे किधर क्या लग रहा होगा, तो हम लोग फिर वेक्टर फॉर्म में जाते हैं, या तो हम IJK फॉर्म में जाते हैं, या तो सिमेट्री को थोड़ा यूज़ करके हम थोड़ा और छोटा बना लेते हैं, यही होता है। तो जहाँ पे इमेजिनेशन वीक हो, और ये संख्या बहुत 0.01% कर सकते हैं, इसका मतलब 99.99% आप ज़रूर प्रयास करिए, भरसक प्रयास करिए कि आप मैग्नीट्यूड चीज़ों का दिखाइए, डायरेक्शन दिखाइए,
मैग्नीट्यूड लिखिए, डायरेक्शन दिखाइए, उसे महसूस करने की कोशिश करिए। इसका मतलब फिजिक्स को यदि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दिखा के महसूस किया जाए, जैसे मैं कर रहा हूँ, वो ज़्यादा आसान होता है बजाय इसके कि हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखें। हालांकि मैं कुलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी लिखूंगा, लेकिन वो बहुत कम यूज़ होगा। कहाँ यूज़ होगा ये भी बताऊंगा। एनीवे, तो Q1 Q2 तो माइनस नहीं लिखना है, हमें फोर्स निकालना है। डायरेक्शन तो माइनस का यूज़ करके मैं डायरेक्शन दिखा चुका हूँ। इंटू Q2 8.6 इंटू 10 टू पावर माइक्रो गुलाम। मैं गुलाम नहीं लिख रहा हूँ, गुलाम ऑब्वियस है ऐसे, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मैं लिख रहा हूँ वो सीधा न्यूटन में आएगा ना। नीचे ये लिख रहा है मिलीमीटर 2.59 इंटू 10 टू 1 मिलीमीटर -3 मीटर में लिखना है इसको, स्क्वायर। इसी को कैलकुलेट करना है। मैं बिल्कुल सही लिखा हूं, इसी को कैलकुलेट करना है। अब दिक्कत यह है कि इसको बड़ा दिक्कत है, कैसे कैलकुलेट किया जाए। फिर मैं यही बोलूंगा कि अप्रोक्सीमेशन के नाम पे मैं आपको अप्रोक्सीमेशन सिखा रहा हूँ, किस तरह से तेजी से कैलकुलेट करके अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है। हालांकि आपके पास कैलकुलेटर है या किसी को कोई और चीज़ है, यदि रियल में आप इंजीनियर डॉक्टर कुछ हो गए हैं या लैब असिस्टेंट हो गए हैं या फिर किसी के असिस्टेंट हो गए हैं या फिर साइंटिस्ट, तो अब तो चीज़ें अवेलेबल है कि आप कैलकुलेशन नहीं होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आप क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आपके इस माइंड को भी सर्च किया जाता है, चेक किया जाता है कि कितना पावरफुल है कैलकुलेशन में। एनीवे, ताकि कहीं ज़रूरत पड़े तो आप जल्दी से कैलकुलेट भी कर सकें। हाँ, तो यदि हमको इसको अप्रॉक्सीमेट करना हुआ तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, पहले मैं लिखूँगा 10 टू पावर लिखूँगा फटाक से। तो मैं देखूँगा कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे -6 होगा। ये जब स्क्वायर होगा तो यहाँ पे -6 होगा, और ऊपर जाके जुड़ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 9 6 15 9 और ये 6 जाके 15 हो गया, तो +15 10 के पावर, और ये 6 3 9 माइनस, तो 15 में से ये जो 9 पावर गया माइनस होके ये कितना दे दिया, 6 दे दिया। ये हो गया। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। रही बात बाकी सबको छोड़ने की, तो एक काम करते हैं, इसको बढ़ा के 7 कर लेते हैं, और इसको भी बढ़ा के 3 कर लेते हैं, 3 है ही, और इसको छोड़ के 8 कर लेते हैं, ऐसे अप्रॉक्सीमेशन के नाम पे। अच्छा, उसको रहने भी दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 9 इंटू 7 इंटू 8.6 मन करता है तो रहने दीजिए, चाहे 8 कर लीजिएगा, और नीचे है 3 इंटू 3 स्क्वायर। मैं आपको यही बता रहा था कि किस तरह से फटाक से अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है चीज़ों को, वो समझने की ज़रूरत है ना। तो यदि अब इसको जल्दी से किया जाए तो देखिए कितना आसानी से, कितना इंटरेस्टिंग तरीके से अप्रोक्सीमेशन हो रहा है कि ये कैंसिल हो गया, 7 का मल्टीप्लाई किया, और ये तो आप मल्टीप्लाई करने आता ही होगा कि ठीक है, इंटू 10 टू पावर 6, इसका मतलब 6.02 इंटू 10 टू पावर 7। आज मैं आपको कैलकुलेशन करना भी सिखाया, यूनिट का ख्याल रखना सिखाया, वैल्यू को याद करना बताया, फार्मूले को याद करना बताया कि फार्मूला याद होना चाहिए, और किस तरीके से हम साइंस को आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। पूरे किसी भी किताब में देखेंगे तो हालांकि वेक्टर क्वांटिटीज़ की भरमार है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हर चैप्टर में पूरा भरा हुआ है, लेकिन हम लोग साइंस को अच्छा आसानी से समझने के लिए, इमेजिन करने के लिए, आसानी से महसूस करने के लिए साइंस को, फिजिक्स को हम लोग स्केलर टाइप में मैग्नीट्यूड लिखते हैं, साइन नहीं लिखते, और डायरेक्शन दिखाते हैं। और जब जोड़ना घटाना होता है तो हम लोग वेक्टर को ध्यान में रखते हुए उसको हम लोग जोड़ते घटाते हैं। जैसे यदि कहते हैं कि
अक्सर जोड़ना ही जनरली जोड़ना पड़ता है। तो एक ही तरफ होगा तो जोड़ लेंगे, उल्टा होगा तो घटा लेंगे। तो ये उल्टा सीधा वाला जो बात हो रही है वो हम लोग डायरेक्शन दिखाएंगे। तो ये पॉइंट है जो मैं आपको इन सब चीज़ों में बताने की कोशिश किया और ट्राई किया कि आप कहीं पे न्यूमेरिकल हो कोई चीज़ की इस तरह की, तो आप इन चीज़ों को आसानी से कैलकुलेट कर सकें और सही से उसको आप यूनिट के साथ ही न्यूटन है आप लिख सकें। तो आज मैं बताया कि कैलकुलेशन को कैसे अप्रॉक्सीमेट फटाक से किया जाता है, वो तो मैं आपको समझा रहा था इसलिए, नहीं तो बहुत तेज़ी से मैं कर देता हूँ अप्रॉक्सीमेट लेके। और अप्रॉक्सीमेशन में फिर से आपको याद दिला देता हूँ, पहले पावर वर्ग का ध्यान रख के लिख लेना चाहिए, पावर को फिर छोड़ के इन सब को अप्रॉक्सीमेट कर लेना चाहिए। जैसे है ना, ऐसे यदि मान लीजिए यहाँ पे 20 ऐसे होता 25 पॉइंट ना, तो इसको ऐसे फटाक से यहाँ पे लिख लेते, कह देते नहीं यहाँ पे ऐसे है और यहाँ पे -2 है। क्लियर हो रहा है? मतलब 1 डिजिट वाला ही बना लेंगे। कोई कहता है कि नहीं यहाँ पे 66.8 है, तो कहते हैं कि हाँ ठीक है 66.8 है तो हमारा 6.68 होगा और यहाँ पे 10⁻² होगा। मतलब यहाँ पे एक एक डिजिट का कर लेंगे, थोड़ा आसान हो जाता है। तो पावर में भी फटाक से एक डिजिट इधर खिसका के एक डिजिट ना, एक डिजिट पे लेके आना चाहिए, हमेशा एक डिजिट पे लेके आना चाहिए। पावर चेंज करना चाहिए, फिर पहले ओवरऑल पावर लिखना चाहिए और इन एक एक को फटाक से अप्रॉक्सीमेट करना चाहिए, या तो छोड़ देना चाहिए। इसको भी बहुत करते हैं, ये हो जाता 8 हो जाता यार, यहाँ पे 56 होता, 4 का डिफरेंस होता 5.65 का हो जाता है। एनीवे, तो ये एक बात रही जो आप लोगों को आगे से ख्याल रखना है। अब एक और क्वेश्चन इसी तरह का थोड़ा सा कैलकुलेशन टाइप का, और क्वेश्चन को कैसे सीखना चाहिए, कैसे ध्यान रखना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। टोटल amount of negative charge in 100 gram water. Find ना, find, हाँ ये क्वेश्चन क्यों दिया मालूम है? ये मैं बताने की कोशिश किया कि कूलॉम्स लॉ आप जान गए, फार्मूला जान गए, कैलकुलेशन करना जान गए, पर कुछ ऐसी बात होने लग रही है अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बच्चे आगे कहते हैं सर ये क्या, ये है क्या मतलब है और कैसे होगा, ये तो बड़ा दिक्कत है ना। तो मैं आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। क्या पूछेगा तो क्या करना होगा, इसमें केमिस्ट्री टाइप की भी चीज़ें आ जाएंगी। तो हमें जैसे इस क्वेश्चन से मेरा मकसद है कि कोई क्वेश्चन आप देखें तो उसे थोड़ा महसूस करने की कोशिश करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सीधा फार्मूला बेस्ड डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया आ गया। तो अभी हाँ, पिछला वाला तो वही था, जो पिछला वाला करवाया वही था। अब ये थोड़ा सा कठिन है, इसे थोड़ा और कठिन पढ़ेंगे, थोड़ा और कठिन पढ़ेंगे, थोड़ा और कठिन पढ़ेंगे, और इतना कठिन मैं आपको तक लेके जाऊंगा धीरे धीरे और प्लानिंग के तौर पे कि दुनिया का सबसे कठिन क्वेश्चन करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का अपने कोर्स के लेवल तक का। तो ये समझने वाली बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी हम लोग की बातें आगे धीरे धीरे। फिलहाल ये हम लोग समझने की कोशिश करें कि इसके लिए हम क्या करें ना। ठीक है, चलिए। टोटल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो ध्यान से मेरी बात सुनिए, तब मैं क्या क्या कर रहा हूँ एक समझने की कोशिश करिए। 100 ग्राम वाटर है, 100 ग्राम वाटर है, तो इसमें मैं निकालना है, मेरे दिमाग में यह है कि टोटल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इन 100 ग्राम वाटर। तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि 100 ग्राम वाटर में नेगेटिव चार्ज कहाँ होता है। तो ऑब्वियसली यार वाटर मॉलिक्यूल तो एटम से मिलके बने होते हैं। एक ऑक्सीजन एटम होता है, 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में लग रहा है पूछ रहा है ये भाई, दुनिया का कोई भी, मैं ही जो पूरा बना हुआ हूँ, भले ही बायोलॉजी वाले इसको सेल के नाम पे, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसे बोलते हैं, सेल के नाम पे पढ़ते हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे एनाटॉमी और क्या सब पढ़ते हैं। लेकिन और बेसिक में जाएंगे तो वो जो चीज़ें बनी हुई हैं वो छोटे छोटे और पार्ट से बने होंगे, और बेसिक में जाएंगे तो सॉलिड लिक्विड टाइप का बने होंगे, और बेसिक में जाएंगे तो मॉलिक्यूल से बने होंगे, और बेसिक में जाएंगे तो वो एटम से बने होंगे, और उसको पार्ट में देखेंगे तो वो
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने होंगे। तो यदि मैं कहूं कि मैं पूरी बॉडी पूरा भरा हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके अलावा कुछ नहीं हूं, तो ये बात सही है। एक भी इसके अलावा कोई पार्ट नहीं है। सरप्राइजिंग लग रहा होगा कि ये पूरी जो बॉडी मेरी दिख रही है आपको, इसमें हर एक चीज जो दिख रहा है, भले ही आपको कलरफुल चीज़ें दिख रही हैं, कपड़ा वपड़ा सब मिला के बता रहा हूँ कि सारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बंडल है ये पूरा शरीर, या कोई भी चीज़, ये बोर्ड या आप या कहे चाहे कोई भी, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा कुछ भी एलिमेंट नहीं है। पर इस तरह की चीज़ें क्यों दिखती हैं कलेक्टिवली? क्योंकि ये हमारा परसेप्शन है। तो आपको इस पे भी सोचना चाहिए कि कितनी ब्यूटीफुल दुनिया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा कुछ भी नहीं है जो ये दुनिया दिख रही है। और कितनी ब्यूटीफुल, कितनी अलग अलग तरह की चीज़ें दिखती हैं। मेरी उसी में से आवाज़ भी आ रही है, आप सुन भी रहे हैं, आप चलते हैं, जागते हैं, सोते हैं, उठते हैं, सब कितनी अजीब सी बात है। एनीवे, ग्रेट फिलॉसफी, उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, तो टोटल अब तो क्लियर हो गया है कैसे हम लोग को साइंस के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो कैसे सोचना चाहिए। नहीं, सो अब मोलर वेट होता है ना, अवोगाड्रो नंबर, मोलर मास, जो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का H2O 16 2 18, ये जो 18 हम लोग कहते हैं 18 ग्राम, यदि हम कहेंगे 18 ग्राम तो ये मोलर वेट है। 18 ऐसे मॉलिक्यूलर वेट टाइप का 18 याद कर लिए होंगे, लेकिन इसको कहेंगे 18 ग्राम तो ये मोलर वेट है। इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो वेट होता है वो 18 ग्राम होता है। तो ये चलिए, फिर ये तो मैं ऐसे ही आपको याद दिला रहा था। तो मोलर वेट से डिवाइड किया 18 ग्राम, 100 ग्राम को 18 से डिवाइड किया। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये यदि कोई पूछता है ना कि 18 ग्राम में वाटर मॉलिक्यूल के कितने मोल होंगे, इतने मोल होंगे, यही मैं आपको बताना चाह रहा था। नंबर ऑफ मोल्स हैं ये मोल्स हैं। अच्छा, अब कहे कितने मॉलिक्यूल हैं। यदि कोई पूछे कि कितने मॉलिक्यूल हैं तो इतने तो मोल हैं, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं तो उसे मल्टीप्लाई करना होगा। अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। यदि मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो इतने मॉलिक्यूल हैं 100 ग्राम, मतलब वाटर का ये मास है, ये मोल है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल। यदि कोई पूछे कि इसमें कितने एटम्स हैं, 100 ग्राम वाटर में कितने एटम हैं, तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, H2O, 2 H और 1 O, तो इंटू 3 है ना, ये तो मॉलिक्यूल है ना। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, 3, तो इंटू 3। मैं कहूँ कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो इस एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो इंटू 2। कहूँ कितने ऑक्सीजन एटम है, तो इंटू 1 है, ऐसे। अच्छा, इसमें कह दूंगा कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बताइए कि एक H2O मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में O में, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन में 2, एक हाइड्रोजन में 1, तो H2O में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक ये नंबर ऑफ ये मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, यहाँ पे। अच्छा, मैं कहूँगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए, तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन न्यूट्रल मैटर में, है ना। एनीवे, अच्छा, तो अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
अब कितना चार्ज है, इतने तो इलेक्ट्रॉन है, कितना चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे हमेशा एक एक की बात करके मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं ना, एक एक की मल्टीप्लाई करके एक एक में क्या, एक एक में क्या, ऐसे कर, एक मॉलिक्यूल में तो इसमें ऐसे करके। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर, तो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इतना चार्ज है। ये रहा इतना कूलम, ये रहा चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज Q, यही आंसर है। मास ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, जितना आएगा उतना आएगा। यही है, यही मैं बताना चाह रहा था। इसमें बताते समय मैं आपको टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं करवाया, मैंने बहुत कुछ आपको बताया। और एक और बात पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसको जल्दी से कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो सिंपल सा इसको 1 पॉइंट करके 10⁻² किसको किया जा सकता है, इसको तो ठीक है, इसको 6 लिख लेना, इसको सीधा इसमें जोड़ लेना है ना ऐसे, तो 10⁻18 हो जाएगा। तो एक पावर फटाक से अपना लिख के, और ये भी अपना जल्दी से कर लेना, थोड़ा छोड़ ओड़ के, और ये है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश किया कि कैसे जल्दी से कैलकुलेट करना चाहिए और कैसे किसी चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, इसके बारे में एक और चीज़ है, यदि मैं इसको यहाँ मिटा दूँ और कहूँ कि ऐसा है भाई कि देखो कैसे क्वेश्चन थोड़ा और कठिन कैसे, ये तो चार्ज हुआ, कठिन कैसे, थोड़ा और क्वेश्चन कैसे कठिन बनाते हैं, और हम लोग साइंस के बारे में, चीज़ों के बारे में कम समझ पाते हैं। तो ऐसे देखिए, यदि वो कहते हैं कि ऐसा है कि 100 ग्राम वाटर के जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन्स, उनको अलग से इकट्ठा करके पॉइंट चार्ज बनाओ, और जितने निगेटिव चार्ज हैं 100 ग्राम वाटर में, उनको इकट्ठा करके निगेटिव चार्ज बनाओ, एक हीप, ढेर बनाओ पॉइंट चार्ज की तरह, और उनको तुम 10 सेंटीमीटर दूर रखो। पता है ये वाला कितना है, ये इतना ही है। पता है ये वाला कितना है, इतना ही है, क्योंकि जितना प्रोटॉन है होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होता है संख्या में, और दोनों पे ही सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होते हैं, बस साइन ही अलग होते हैं। तो यदि कहा गया है कि 100 ग्राम वाटर का, इमेजिन करिए क्वेश्चन क्या है, 100 ग्राम वाटर में जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसको निकाल के एक पॉइंट चार्ज माना जाए, और जितना निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर उसको निकाल के एक पॉइंट नेगेटिव चार्ज माना जाए, और इन दोनों को हीप, ढेर, उनको 10 सेंटीमीटर दूर रखा जाए, तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। 10 सेंटीमीटर दूर रखा जाए, 10 सेंटीमीटर दूर रखा जाए तो कितना फोर्स लगेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, ये चार्ज पहले निकालेंगे, मतलब ये सब करेंगे जिसकी वैल्यू Q होगी, और जब Q आ जाएगा इसको कैलकुलेट कर लेंगे ना हम लोग, तो फार्मूला लगाएंगे Q1 Q2/4 πε0r²। और ये मैं आपको इस तरह की बातें पढ़ा चुका हूँ। Q की जगह वो जो निकाले थे वो रखेंगे, फिर वही वाला रखेंगे, और ये वाला 9 ऊपर की तरफ लिखेंगे, 1/4 πε0 की जगह 9 × 10⁹ रखेंगे, और ये r की जगह मीटर में रखेंगे, 0.1 मीटर यहाँ पे रखेंगे, और इसको कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा आंसर आएगा। और कैलकुलेशन बता चुका हूँ कैसे करना चाहिए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से साइंस को समझा जा सकता है। ये सब बेसिक है, इमेजिन करना पड़ता है कि इतने वाटर में क्या है, कैसे है, नंबर ऑफ मोल्स, दिस दैट। तो एक इस तरह के क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और भी ऐसे भी आता है कि कहा जाए कि आप बताइए, यदि एक चार्ज है उसको 2 पार्ट में तोड़ा गया ना, और चार्ज इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ। और चार्ज
Q is divided in two parts, and kept at separation D, then find maximum possible force, electrostatic force, possible electrostatic force between them। एक चार्ज है Q, इसको दो पार्ट में डिवाइड किए, दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में नहीं, दो पार्ट में, पता नहीं इक्वल होगा नहीं होगा वो देखेंगे, दो पार्ट में डिवाइड किए और उनको D दूरी पर, D सेपरेशन पर, D दूरी पर रखा गया। तो बताना है कि उनके बीच में मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा, कितना लग सकता है ना, पॉसिबल। तो सिंपल, इसको करने के लिए फिर सोचना पड़ेगा कि भाई क्यू चार्ज को डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, या फिर डी पे रख दिया है। तो क्यू चार्ज है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए और फिर रख दिए। कई बार तो जल्दी में लोगों का सही हो जाता है कि दो पार्ट में डिवाइड कर दिए तो बच्चे इसको आधा आधा मान लेते हैं। बाद में पता चलता है कि मान तो लिए थे रैंडमली ऐसे ही आधा आधा, लेकिन सही हो गया, क्योंकि जब मेहनत करके जब निकाला जाता है तो सही में आधा आधा ही आता है। तो एक तो सिमेट्री का सोचा जाए तो भी आधा आधा होगा, पर सिमेट्री का सोचा जाए तब, कई लोग बिना सोचे ही कई बार तुक्के में लग जाता है अपना, उनका सही भी हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है, लेकिन उसे साइंस नहीं कहते, बल्कि यदि सिमेट्री का सोच के भी कर रहे हैं तो भी साइंस कहेंगे। ये तो हाईएस्ट लेवल का थॉट हो गया। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि क्वेश्चन निकाल लेना, आंसर मिल जाना, आपका सही हो जाना, ये सब अलग बातें हैं। और साइंस को एंजॉय करना, सीखना, और किसी भी क्वेश्चन को एक कहना, जैसे मेरे पढ़ाने का मकसद ये है कि आप ऐसे पढ़ें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या साइंस जो भी, कि आप ये दावा करें कि हम जानते हैं और इतने अच्छे से जानते हैं, इतना डीपली जानते हैं, उसका सब कुछ जानते हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो सकता जिसको मैं न कर पाऊं। न करने का केवल एक रीजन होना चाहिए मेरी नज़र में क्वेश्चन को न करने का केवल एकमात्र रीजन होना चाहिए, वो है आपको क्वेश्चन न समझ में आए कि अरेंजमेंट कैसा है, क्या हो रहा है, जो कि जनरली नहीं होता है। आपको क्वेश्चन समझ में आता है कि क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन समझ में आ जाए और फिर भी आपसे क्वेश्चन न हो, इसका मतलब आपने अच्छे से उसकी तैयारी नहीं की, बेसिक से उसके फंडामेंटल को नहीं समझा। मेरा यही मानना है, इसको चैलेंज भी लेना चाहिए। मैं जब आईटी की तैयारी कर रहा था, आईटी निकाला भी, आईटी बीएचयू से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं तो फिजिक्स को एटलीस्ट, हालांकि मैं केमिस्ट्री मैथ्स में भी इसी तरह की सोचता था, लेकिन फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। और मैं रियली में इस बात को चैलेंज के साथ लेता था कोई भी क्वेश्चन को, कि मैं तो जानता हूँ फंडामेंटल बेसिक और चीज़ें क्या होती हैं, हमको सामने चीज़ें दिखती थी, तो कोई क्वेश्चन कैसे नहीं हो सकता, ऐसे हो ही नहीं सकता। फिर भी कुछ क्वेश्चन होते थे जिसके आंसर नहीं आते थे, फिर भी कुछ क्वेश्चन होते थे जहाँ पे इक्वेशन कम रह जाते थे, अननोन ज़्यादा रह जाते थे, सब्स्टिट्यूट नहीं होते थे। लेकिन ये अलग बात है, आंसर नहीं आना कैलकुलेशन के कारण अलग बात है, इक्वेशन कम लिखे रहना ये अलग बात है ना, सॉल्व नहीं होना। लेकिन लॉज वाला जो लगाता था वो ज़रूर होता रहता था। शायद कहीं कहीं कुछ चीज़ें में भी रह जाती होंगी, क्योंकि परफेक्शन के आदमी बहुत करीब हो सकता है, लेकिन परफेक्ट वैसे भी सुने भी होंगे आप लोग। लेकिन मेरा मानना है कि उसको प्रैक्टिकल लाइफ में परफेक्ट ही कहा जाता है जो बहुत करीब होता है। एनीवे, तो मैं ये कहूँगा कि मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शुरुआत ऐसे करते हैं, क्वेश्चन तो यही है, तो यदि क्वेश्चन ये है तो इसको करने का तरीका तो तब ये है। एक चार्ज है Q, इसको डिवाइड किया गया और दो जगह रख दिया गया। तो मान लेते हैं कि एक Q है ये
तो ये बचा हुआ ये है, और दूरी डी दूरी पर रख दिया गया, है ना। एक चार्ज q को डिवाइड करके ऐसे रख दिया गया d दूरी पर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों माना हूं, तो फिर से आपके लिए मैसेज है, जब कोई चीज़ें अननोन तरीके से डिवाइड की जाए या पूछी जाए या फिर किसी मोमेंट पे कहा जाए क्या होगा, तो एक और मैसेज है आपके लिए, आपको चीज़ों को अपने से मानना होगा। किसी भी क्वेश्चन में यदि ज़रूरत पड़े तो और जितना ज़रूरत पड़े वो सब मानना होगा। बस अंतर इतना होना चाहिए, ध्यान रखना है कि आपको एक क्वांटिटी मानना है, दो क्वांटिटी मानना है, जनरल है कुछ भी, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, चार्ज, डिस्टेंस, कुछ भी सब मान लीजिए। बहुत सारे बच्चे तो यहीं पे रुके रहते हैं, मानते ही नहीं। क्वेश्चन समझ में आता है, मानते ही नहीं है, जैसे अभी माना गया है। तो आपको अपने से मानना होगा। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप उसके बाद लॉज लगाइए, कंडीशन लगाइए, गिवन वैल्यूज़ जो चीज़ें दी गई हैं उसको यूज़ करिए, और इस तरह से आंसर लेके आइए कि आपकी सारी मानी हुई चीज़ें में से एक भी उस आंसर में ना हो, केवल उस आंसर में वही हो जो क्वेश्चन में दिया गया हो, वही क्वांटिटीज हो। तो चलिए, ये तो दिए ही थे, ये दिए ही थे, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लेकिन ये नहीं दिए थे। तो यदि किसी चीज़ में क्यू चार्ज दो में तोड़ दिया तो एक को क्यू मानूंगा, तो बचा हुआ तो यही रहेगा। अब रही बात फोर्स की, तो फोर्स की वैल्यू आपको आप जानते हैं क्या होता है, कि Q1 Q2 Q1। अच्छा, यही K को 4 एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं 4 एप्सिलॉन नॉट, और नीचे D स्क्वायर, ठीक है। ये हालांकि आपको याद है कि इस तरह की सिमेट्री में मैं आपको बताया हूँ कि बिना किए भी सोचा जा सकता था। कह दिया जाए कि ऐसा है भाई कि ये मैक्सिमम तो तब होना चाहिए जब सिमेट्री एग्जिस्ट करे, मतलब आधा आधा चार्ज होना चाहिए। सही है, हालांकि देखते हैं अभी आता है। मैं जनरल माना हूँ और ये फोर्स आया है। अब इस फोर्स को मैक्सिमाइज करना है ना। ये फोर्स देखिए क्या है, ये फोर्स है K मल्टीप्लाई करते हैं Q माइनस Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। सही है ये। अब ये बात हो रही है कि मैक्सिमम फोर्स ना, फोर्स नहीं, मैक्सिमम फोर्स। तो मैक्सिमम फोर्स फॉर मैक्सिमम F dF बाई डी Q0। फिर से यहाँ पे एक नई थ्योरी, नया प्लानिंग आ रहा है। जब भी दुनिया में कोई भी किसी भी चीज़ का मैक्सिमम मिनिमम कोई पूछे, मैं हमेशा आपको प्लानिंग साइंस के लिए करवाया करूँगा। भले ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन मैं आपके लिए हमेशा जनरल बातें करूँगा, है ना। देख रहे होंगे कैलकुलेशन की जनरल बातें, अजम्पशन की जनरल बातें, इक्वेशन की जनरल बातें। तो फिर से ये बात आई कि दुनिया में कोई भी चीज़ मैक्सिमम मिनिमम कोई पूछे तो उसके दो ही तरीके होते हैं, दो ही कंडीशन होते हैं मैक्सिमम मिनिमम के। मुझे पूरे साइंस की बात कर रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। एक मैक्सिमम मिनिमम होता है जब हम उस कंडीशन को जान जाते हैं कि अच्छा इस मोमेंट पे होगा, अच्छा ये होगा तो होगा, अच्छा ये क्रिटिकल वैल्यू है तो इस पे होगा, अच्छा ऐसा हो गया है तो यहाँ तक होगा, है ना। एक ये है। और दूसरा है हम जान नहीं पाते कि कब होगा, कहाँ होगा, चीज़ें इतनी खतरनाक ढंग से कॉन्टिन्यूसली वैरी करे कि हमको पता न चले कि कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, है ना। तो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसके अलावा मैक्सिमम मिनिमम दुनिया में नहीं होता, केवल दो ही कंडीशन होता है। एक होता है कि हम क्या जान पाते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि इसको फेंक दिया ऐसे तो पता चला कि ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, तो हम लोग जान जाते हैं कि मैक्सिमम हाइट कोई पूछ रहा है तो V0 होगा तो चलिए वो लगा देंगे, है ना। चाहे रिफ्लेक्शन में होता है कि रिफ्लेक्शन में डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में कोई लाइट जाती है डेंसर से, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये मान लीजिए सरफेस है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ऐसे बढ़ाते रहते हैं, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे बढ़ाते रहते हैं, तो एक समय ऐसा है तो क्रिटिकल वैल्यू पे ये रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब हम लोग को मालूम चलता है कि ये बढ़ता रहा है तो 90 डिग्री पे होते ही उसके बाद सीधा रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा।
तो फिर अब वो वाला हम तो ऐसे ही लगाएंगे। फ्रिक्शन में भी जैसे ये है तो इस पर फोर्स लगाते रहें, फोर्स बढ़ाते रहें, एक समय ऐसा है कि सरकने लगता है ये, तो हमें क्रिटिकल वैल्यू मालूम है कि उससे ज़्यादा लगने पे सरकने लगता है। तो क्या हम चीज़ों को जान पाए, सोच पा रहे हैं कि कब किसी चीज़ को ओवरकम करेगा तो होगा। तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं। तो क्या ये हम लोग सोच पाते हैं, सोच पाएंगे किसी भी क्वेश्चन में? अच्छा हाँ, मैं आपको इसलिए भी इसको डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि ये सबसे टफेस्ट पार्ट होता है साइंस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का, मतलब हायर एजुकेशन में भी बता रहा हूँ। तो जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। इस क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन मैं 1-2 ठो करवा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको तरीका है ना क्रिएटिव बना रहा हूँ ताकि हम लोग उसको सोच पाएँ। तो क्या हम लोग ऐसे सोचेंगे कि क्या हम लोग सोच पा रहे हैं कि कब होगा, क्यों होगा, कैसा होगा? यही तो साइंस है। यदि ये एक पार्ट सोच पाते हैं तो ठीक है, यदि नहीं सोच पाए क्योंकि इस तरह का वेरिएशन है कि पता नहीं चला है, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन, तब हमें क्या करना होता है? हमें जनरल वैल्यू मानना होता है। वेलोसिटी जनरल, टाइम जनरल, एक्सेलरेशन जनरल, पोजीशन जनरल, एक्सेलरेशन जनरल, चार्ज जनरल, थीटा जनरल, लेंथ जनरल, डिस्टेंस जनरल, करेंट जनरल, मोमेंटम जनरल, मास जनरल, एवरीथिंग जनरल मानना होता है। और हमें उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिए हुए डेटा से जो पूछा गया उसका हमें वैल्यू निकालना होता है, उसको डिफरेंशिएट करके ज़ीरो करना होता है। क्योंकि जब फंक्शन ऐसे मैक्सिमम लेता है ना टर्न ऐसे, तो स्लोप 0 होता है, इसे स्लोप कहते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप होता है। तो जब कोई चीज़ मैक्सिमम होता है तो स्लोप 0 होता है, तो इसीलिए 0 करते हैं। अच्छा मिनिमम होता है, देखिए मिनिमम, तो स्लोप मिनिमम पे भी स्लोप 0 होता है। इसीलिए जब डिफरेंशिएट करके 0 करते हैं तो या तो मैक्सिमम दे देता है या तो मिनिमम दे देता है। अब क्वेश्चन उठता है कि फिजिक्स में क्या देगा, मैक्सिमम देगा कि मिनिमम देगा? तो इसको तो हम लोग डबल डिफरेंशिएशन से चेक करते हैं, पर मैथ्स में करते हैं। फिजिक्स में तो वही ही देता है जो पूछा गया होता है। जैसे आप क्वेश्चन में देखे होंगे, पूछा गया होगा कि मैक्सिमम फोर्स बताइए, तो ठीक है मैक्सिमम फोर्स मैक्सिमम यहाँ रहा होगा, क्यों दोबारा डिफरेंशिएट करके हम इसको चेक करें मैथमेटिकली? तो हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। और फिजिक्स में हर जगह यही होगा कि हम लोगों को जो पूछा गया होगा वही मिलता है। तो एक मैं तरीका बताया, तो इसको मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ अब, और इसको देखते हैं डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन देखिए, इसको डिफरेंशिएट किया हूँ तो डिफरेंशिएशन में तो ये k/d² कांस्टेंट है, k और d²। यहाँ पे डिफरेंशिएशन देखिए q, अच्छा ये तो कांस्टेंट है ना, q ही वेरिएबल है, वेरिएबल में केवल q माना गया है, ये तो दिया गया था कांस्टेंट है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो केवल q बचेगा, ये वाला उड़ जाएगा, और माइनस ये 2q होगा बराबर 0। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा इधर जाके। इसकी वैल्यू देखिए q बराबर कैपिटल Q/2, q बराबर कैपिटल Q/2, मतलब ये कितना होना चाहिए? टोटल चार्ज जो दिया था शुरू में आधा होना चाहिए। अच्छा ये आधा होगा तो ये भी आधा होगा, तो कैपिटल Q/2 ये होना चाहिए, यही आंसर है। कई बार लोग पूछते हैं कि कितना स्मॉल q कितना हो, तो आंसर ये है। कई बार कहते हैं कि नहीं q, क्वेश्चन में कहते हैं q/q का रेशियो बताइए, तो आंसर 1/2 है। कई बार कहते हैं q/q का रेशियो, q/q का किस रेशियो के लिए दोनों चार्ज जो सेपरेट डिवाइड करके रखे गए हैं उनके बीच मैक्सिमम फोर्स होगा, तो आंसर है 1/2। मतलब कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप इमेजिन कर सकते हैं। तो ये है, तो q कितना होना चाहिए, तो इतना होना चाहिए। q/q का रेशियो कितना होना चाहिए, तो इतना होना चाहिए। अच्छा मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, तो एक काम करते हैं तब रख ही लेते हैं यार, यही ना फोर्स था, यही ना फोर्स है।
या फिर यहीं पे यहाँ पे सोच के रख लेते यार, तो कह देते ऐसा है भाई कि K Q1 Q2 यहाँ पे रखेंगे तो भी वही आएगा, आप रख के देख लीजिएगा, बाई डी स्क्वायर। इसका मतलब फोर्स की वैल्यू है K Q स्क्वायर बाई 4 डी स्क्वायर। यदि K की वैल्यू भी रखनी है तो आप लिख सकते हैं Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 डी स्क्वायर, या इसको 16 लिख सकते हैं, ये 4 यहाँ है तो 16 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई। तो मैं आपको लोगों को बताया कि किस तरीके से हम लोग इसको चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं और किस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, साइंस में कैसे सोच सकते हैं, कुछ अजीब से क्वेश्चन दिए रहेंगे तो कैसे हम अप्रोच करेंगे, है ना। तो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी बताया कि कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे सोचना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज हम लोग केवल क्वेश्चन के बारे में सोचे, वह उसको करने के तरीके के बारे में सोचे, है ना। तो अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं और तब तक के लिए मैं चाहूँगा कि एक ठो आपको क्वेश्चन भी दे देता हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा, फिर अगले क्वेश्चन में उसको करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। और जो क्वेश्चन मैं दिया हुआ था उसको ट्राई करते रहिएगा, अगले क्लास के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि उसको कैसे करना है और सारे क्वेश्चन फटाफट आप कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। क्वेश्चन लिखता नहीं हूँ, आपको बस बता ही देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है ना। 2 स्मॉल स्फीयर हैं, उनको d दूरी पर रखा गया है। सिमिलर कंडक्टिंग स्फीयर है ना, कंडक्टिंग स्फीयर है, उनको d दूरी पर रखा गया है। एक पे चार्ज q है और दूसरे पे 2q है और d दूरी पर रखा गया है। तो इनके बीच में फोर्स जो लग रहा है वो F लग रहा है ना, इनके बीच में फोर्स F लग रहा है। एक स्मॉल स्फीयर है, सिमिलर है, कंडक्टिंग है, तो उनके बीच का एक पे Q है, एक पे 2Q है और उनके बीच का फोर्स F लग रहा है। क्वेश्चन ये है कि यदि B को जो 2Q है उसे, चाहे A को कर लेते हैं ना, A को जिस पे Q है उसको C से टच कराया जाए, C से जो न्यूट्रल है, ठीक है। C को A को इस पे टच करा के और फिर A को B से टच कराया जाए, A को ही टच करा जाए और फिर इसके बाद A और B को उतनी ही दूरी पर रखा जाए, D दूरी पे। तो बताना है F डैश कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, है ना। फिर से मैं क्वेश्चन याद दिलाता हूँ। A और B 2 स्मॉल स्फीयर हैं, कंडक्टिंग है और एक पे Q है, एक पे 2Q है और डिस्टेंस D है, तो उनके बीच का फोर्स F है। एक क्वेश्चन में लिखा रहेगा, लंबा लिखा रहता है तो मैं लिखा नहीं। A को न्यूट्रल C से टच कराया जाए सिमिलर कंडक्टिंग स्फीयर से, फिर उसी A को फिर B से टच कराया जाए और फिर इन दोनों को A और B को ही फिर से D दूरी पे वैसे ही रखा जाए, तो जो अब नया फोर्स लगेगा इस F के टर्म में ऑप्शन दिया रहेगा 3F/16, 2F/9, 13F/25, कुछ ऐसे इस टाइप का कुछ ऑप्शन दिया रहेगा। मैटर ये नहीं करता कि मैं क्वेश्चन लिखा कि नहीं, चाहे क्वेश्चन उसमें क्या देगा, कहीं पे क्या दिया हुआ है। ज़रूरत इस बात की है कि जो इसकी जो थ्योरी है उसको हम लोग
समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो आप इसको ट्राई करिएगा कि कैसे होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको मैं आपको जैसे ही थोड़ा सा और पढ़ा लूँगा तो आपको शीट दिया करूँगा। ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं ऐसे ना दूँ क्वेश्चन, बल्कि आपको शीट के थ्रू 10 दूँ। तो फिलहाल अभी मैं आपको नहीं दे रहा हूँ शीट, क्योंकि अभी फिजिक्स तो ऐसा ही है कि हमें थोड़ा समझने में टाइम लग जाता है। तो अगले क्लास में मोस्ट प्रॉब्ली हम आपको शीट देंगे और उसको ट्राई करके आइएगा। तो इसको भी ट्राई करके आइएगा। अगले क्लास में यहीं से शुरू करेंगे, फिर हम लोग सुपर पोजीशन पढ़ेंगे।